नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिवार सिविल सर्विसेज में। ये आई थिंक चौथा लेक्चर होने वाला है इंडियन पॉलिटी सीरीज का। हम लोगों ने अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें देखी, उसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट देखा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद में पिट्स इंडिया एक्ट देखा, 1786 का अधिनियम देखा और चार्टर एक्ट 1793 का देखा। इसके बाद में 1813 का चार्टर एक्ट देखा। अगले चार्टर एक्ट पे हम आज लोग आने वाले हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। अब कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पिछली देखी हैं उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट कमीशन का हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, यूपीएससी का हो। और अगर आप अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसमें फ़र्क पता चल रहा होगा। खैर, अब मैं आता हूं 1833 के चार्टर एक्ट पे। 1833 के चार्टर एक्ट की कहानी कुछ ऐसी है कि बैकग्राउंड में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। जो औद्योगिक क्रांति है उसका असर इसमें देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? दो रीज़न थे इस एक्ट के आने के। एक रीज़न तो ये है कि 20 साल का समय पीरियड पूरा होने वाला है। 20 साल का समय पीरियड 1813 के एक्ट के बाद में 20 साल होने वाले हैं। इसमें चार्टर को रिन्यूअल किया जाएगा। 20 साल हो गए हैं तो चार्टर का रिन्यूअल होना जरूरी है। रिन्यूअल होना जरूरी है। दूसरी चीज़ एक और है कि क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई है और औद्योगिक क्रांति में जो यूरोप केवल कपड़े तक या फिर छोटी छोटी चीज़ों तक सीमित था, वो अब आगे बढ़ चुका है। बहुत से कारखाने बन रहे हैं। कारखाने बनने के बाद में बहुत से व्यापारी हैं जो व्यापार करना चाहते हैं अपना आगे बढ़कर। अब उसमें एक, क्योंकि औद्योगिक क्रांति है इसलिए बहुत सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन होने के साथ साथ में ये चीज़ें महसूस की गई कि जो सरकार का रोल है किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में अपनी दखल देने का, उसको कम करना चाहिए। अगर उसको कम नहीं करेंगे तो व्यापार ठीक से नहीं चलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी अपनी मोनोपोली है। उस मोनोपोली को 1813 के चार्टर एक्ट में केवल 2 से 3 चीज़ों पर सीमित कर दिया गया था, जिसमें चाय, चीन और अफीम थी। अब जब ये सारी चीज़ें हैं तो ये एक्ट पारित हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद में, ठीक है, ओके। अब ये पारित हुआ, इसका एक नाम देखिए और भी है, आप यहाँ पे लिख लें। इसको बोलते हैं सेंट हेलेना एक्ट। अभी तक नहीं पूछा गया है, हो सकता आगे आने वाले किसी एग्जाम में, किसी स्टेटमेंट में इसको रख दिया जाए कि सेंट हेलेना एक्ट जो था वो क्यों था। सेंट हेलेना दरअसल एक आइलैंड है जो मतलब जो दक्षिण अफ्रीका है उसके वेस्ट साउथ में शायद पड़ेगा, कुछ 1200 मील के आसपास। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो आधिपत्य अपना छोड़ के ब्रिटिश क्राउन को देना पड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट हेलेना एक्ट। ओके, अब देखिए इसमें कहानी कुछ ऐसी है, क्योंकि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, जो वर्ल्ड में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, इसलिए उसका व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से खत्म करते हुए केवल एकाधिकार ही नहीं खत्म किया गया बल्कि पूरा व्यापार ही खत्म कर दिया गया। अब कंपनी एक शुद्ध प्रशासनिक निकाय के तरीके से काम करेगी, जो किसके अंडर होगी? ब्रिटिश राजशाही के अंडर होगी। एक चीज, अब जब उसका सारा व्यापार बंद हो गया है, जो मैंने अभी बताया आपको औद्योगिक क्रांति पीछे हो रही है, उसका इफेक्ट इस एक्ट में देखने को मिलता है। अब जब केवल वो शुद्ध प्रशासनिक निकाय बनेगी, तो जब प्रशासन ही उनसे कराना है, जब एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ही उनसे करानी है, तो क्यों ना ठीक से कराई जाए। तो जो आपने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को थोड़ी थोड़ी सी पावर देना, किसके एवज में? मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी उनसे थोड़ी सी ज्यादा पावर देना, वहां के गवर्नर से थोड़ी सी ज्यादा पावर देना बंगाल के गवर्नर जनरल को। इसमें जो चीजें वहां पे एकीकृत, जो जिसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन की जो व्यवस्था चालू हुई थी 1773 के एक्ट से, उसको बढ़ा बढ़ा के अब उसकी चरम स्थिति आपको 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलेगी। इसमें सीन देखिए क्या हो रहा है। अब इसमें सीन क्या हो रहा है, ये वो सिचुएशन है जब भारत की सबसे ज्यादा, मतलब ब्रिटिश इंडिया में सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। इसके बाद में सेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 1833 का एक्ट है, इसमें आप देखें, एक तो देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया।
अब वो संपूर्ण ब्रिटिश भारत की, यानी जो भी पजेसेस्ट एरिया है ब्रिटिशर्स का इंडिया में, उस पूरे का गवर्नर जनरल है। और जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो इसको बहुत सारी पावर्स दे दी गई, जो भी सिविल पावर्स थी, जो भी मिलिट्री पावर्स थी, वो भी इसी को पकड़ा दी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का ये दौर है। अब जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना है तो जितनी भी पावर्स थी अन्य प्रेसिडेंसियों की, विधायी पावर जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर, उनको खत्म कर दिया गया। पूरी तरीके से गवर्नर जनरल को वो पावर शिफ्ट कर दी गई। यानी बंगाल जो भारत का जो गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, उसको मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल की काउंसिल की जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी, जो भी विधायी पावर थी, कानून बनाने की जो पावर थी, वो खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। अब सीधा फुल पावर, मतलब पूरी ताकत के साथ में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पे है। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखिए इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है, पीछे की कुछ कहानी मैंने बता दी है। केंद्रीकरण जैसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऐसा पहला आदमी है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक। ओके, याद रखना है इसको। अब देखिए है मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल की उसकी विधायी शक्तियां समाप्त करती हैं, गवर्नर जनरल के असीमित विधायी अधिकार देती हैं। ओके, ठीक। कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, शुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया, यह भी मैंने खत्म कर दिया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। इसमें यह बात कही गई थी इस एक्ट में कि कोई भी पद हो या कार्यालय हो या फिर कोई रोजगार हो, सिविल सर्वेंट को किसी धर्म के आधार पे, किसी रिलीजन या धर्म के आधार पे, कहाँ उसका जन्म हुआ उस आधार से, या उसकी क्या रेस है उस आधार से, उसको बिल्कुल भी मनाही नहीं होगी। मतलब भारतीयों के लिए ये खोलने का प्रयास किया गया। लिखिए यहाँ पे, देखिए लिखा है प्रयास, इसको आप ध्यान दें क्योंकि यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, इसको लिख दें COD। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया। अब जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विरोध कर रहा है तो मजबूरी में आके ये व्यवस्था चालू नहीं हो पाई। ये व्यवस्था फिर चालू होगी जाके 1853 के चार्टर एक्ट में। ओके, इसमें कुछ चीजें और भी हुई हैं, उन चीजों को मैं और यहाँ पे लिख देता हूं। जैसे कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो वहां पे ये गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी उसके मेंबर की संख्या घटा के 3 कर दी, लेकिन ये व्यवस्था 3 वाली चलती रही। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट में ये चीज फिर से बढ़ा दी गई कि 1/4 मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में जोड़ा जाएगा। लेकिन वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का कैसा मेंबर था? एक तो नंबर एक चीज है कि वो लॉ मेंबर की तरीके से जोड़ा गया, लॉ मेंबर यानी कानूनी सदस्य। अब लेकिन इसको बहुत सी पावर्स नहीं थी। जो अलग काउंसिल के जो मेंबर थे, बाकी 3 मेंबर, उनको इससे ज्यादा पावर थी। इसको केवल लेजिस्लेटिव पावर दी गई, लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायी शक्तियां केवल इसको दी गई, बाकी पावर्स इसके पास में नहीं थी। तो चौथा मेंबर कौन सा जुड़ा? तो वही प्रसिद्ध इंसान जो पिछले वीडियो में जिसके बारे में मैंने बात की थी, जिसने कहा था संपूर्ण भारत के सब कॉन्टिनेंट में जो भी साहित्य है, वो जो साहित्य है वो यूरोप की किसी एक अलमारी की साहित्य से भी खराब है, इसकी ऐसी सोच थी। ओके, इसका नाम है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन है उसका जनक किसी को कहा जाता है। यही प्रथम विधि आयोग जो बनता है, फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है 1833 से, उसका ये प्रेसिडेंट रहेगा। आगे आने वाले कई जगह पे इसका नाम आप सुनोगे। 1854 में जो समितियां बनती हैं उसमें भी इसका नाम होता है। दूसरी चीज एक और मैं आपको देखिए बताता हूं कि अब मैंने जिसकी बात की थी पहले लेक्चर में कि आप भारत शासन अधिनियम जो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है एक चीज, दूसरी चीज एक होता है काउंसिल एक्ट होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट होता है। तो वो वर्ड कहाँ से निकल के आ रहे हैं? वो वर्ड यहीं से निकल के आते हैं 1833 से। कैसे आते हैं? क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी काउंसिल एक्ट नहीं पढ़ा होगा।
इससे पहले आपने कभी भी भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें जब सेंट्रलाइज पावर दी गई है, मतलब पूरे ब्रिटिश भारत को, जहां जहां पे ब्रिटिशर्स का कब्जा है, ओके, जहां जहां पे भारत के अंदर जहां जहां पे ब्रिटिशर्स का कब्जा है, ये अच्छा नहीं बना, माफ करिएगा मुझे, जहां जहां पे ब्रिटिशर्स का कब्जा है, वहां वहां पे जो भी एरिया है उसको सेंट्रलाइज तौर पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर रख दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसके पास सेंट्रलाइज पावर है, बहुत सारी पावर है, तो उसकी सरकार को जो गवर्नमेंट है उसको बोला गया भारत सरकार, पहली बार इस एक्ट में इंडियन गवर्नमेंट बोला गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया। ठीक, आजादी से पहले की बात मैं कर रहा हूं, बात की बात नहीं कर रहा हूं, ओके। और इसकी जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी, उसको पहली बार इंडियन काउंसिल बोला गया। इसी के बाद में जब काउंसिल में चेंजेस होते हैं तो आप देखेंगे वो आते हैं जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, ओके, उसको इंडियन काउंसिल बोला गया। ठीक, इतनी चीजें साफ हो गई, इतना एक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें और कुछ मेरी समझ से है नहीं बताने काबिल, लेकिन एक आध चीज शायद आई थिंक और भी है। हाँ, एक चीज और भी है। इस एक्ट में एक प्रावधान ये किया गया था कि देखिए, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल है, उसको दो चीजों में डिवाइड करने की कोशिश की गई थी। एक आगरा प्रेसिडेंसी में और दूसरी चीज थी फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम आपको पता ही है, जो कलकत्ता में प्रेसिडेंसी थी उसको फोर्ट विलियम कहते थे। 1834 की ये बात है, 1834 में चीज है। एक चीज मुझे और भी इसमें याद आ रही है, इसी एक्ट में एक चीज सामने निकल के आई थी। जब ये एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें एक प्रावधान ये भी किया गया कि दास्ता से मुक्ति मिलेगी ना केवल भारत में बल्कि यूके में भी, यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिटेन में भी। ठीक है, ओके। अब लेकिन ये व्यवस्था कब भारत में हो सकी? जब एलन बरो आता है 1843 में, तो वो दास्ता का अंत करता है, समझे। ये दो तीन चीजें हैं, और इसमें कोई चीज अगर छूट रही हो तो मैं याद करता हूँ। 1833 का चार्टर एक्ट है नहीं, और कुछ अब इसमें है भी नहीं। अब हम लोग आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट में। ये है 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 का चार्टर एक्ट क्यों आया? क्योंकि 20 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया 1833 के चार्टर एक्ट का। अब देखिए इस चार्टर एक्ट में क्या नई चीजें की गई हैं, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल की परिषद के कार्य जो थे, गवर्नर जनरल की परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके कार्यों को विधि और प्रशासन में बांट दिया गया। यानी एक तो कानून बनाने वाले होंगे और दूसरे लोग होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करेंगे। ठीक है, अब हुआ ये एडमिनिस्ट्रेटिव, पहले ये सब काम केवल गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो पूरी मिलकर देख रही थी। इसमें ये परिवर्तन हो गया कि लॉ कोई और बनाएगा, यानी विधान परिषद एक नई बनाई जाएगी, वो मेंबर अलग से होंगे, और उसी में पोर्शन किया गया जो कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें देखेंगे। ठीक है, अब हुआ इसमें ये कि इसमें छह नए पार्षद जोड़े गए, जिनको नए पार्षद बोला जाता है। पार्षद, ओके, ये आपके शहर के निकाय चुनाव वाले नहीं हैं, ओके, ये पूरे भारत के हैं। ठीक, तो ये 6 नए पार्षद जोड़े गए, इनको बोला गया केंद्रीय विधान परिषद। यहां से केंद्रीय विधान परिषद की नींव पड़ी, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कैसे काम करती थी? ये कैसे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये कैसे काम करती थी? जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती थी, ठीक वैसे इसका कामकाज था। और आप ये देखें, क्योंकि अब ये छोटी संसद के तरीके से काम कर रही है, यहीं से देखिए शुरुआत होती है। जो आज भारतीय संसद बनी, या बाद में जो विस्तार होते अब इन्हीं चीजों में जब विस्तार होगा केंद्रीय विधान परिषद में, तो ये एक संसद के तरीके से काम करेगी। आगे आने वाले समय में फिर इसी का डिवाइडेशन और होगा, तो वो 2 पोर्शन बनेंगे, फिर वो राज्यसभा और लोकसभा के तरीके से काम करेंगे, हालांकि वहां पे उनके नाम अलग हैं, मैं बताऊंगा। ठीक, तो ये जो 6 नए पार्षद जो जोड़े गए, इसमें देखिए एक चीज और भी नई हुई है कि जो 6 नए पार्षद जो जोड़े गए हैं, इसमें से रीजनल
स्थानीय प्रतिनिधित्व जिसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रीजनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, उसको ये व्यवस्था इसमें लागू की गई। ठीक है, तो इसमें से 6 में से 4 लोग ऐसे थे जो अलग अलग स्थानों से वहां की लोकल बॉडीज उनको चुन के भेजती थी, लोकल बॉडीज उनको चुन के भेजती थी। ये वो लोग नहीं हैं जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के में लोग हैं, वो पहले व्यक्ति, पहले भारतीय की अगर बात करेंगे तो 1909 के एक्ट में आता है ये। ठीक, वहां पे आप नाम हमेशा पढ़ते रहते थे, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, समझे, वो वायसराय की काउंसिल का मेंबर हुआ करते थे, मतलब वायसराय की काउंसिल के साथ में विधि सदस्य के रूप में उनको एसोसिएशन बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये रीजनल हैं, ये स्थानीय हैं, स्थानीय, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना स्थानीय और भारतीय में। ओके, ये कहाँ चला गया, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ, हाँ, ठीक है, स्थानीय और भारतीय में कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, अब देखिए इन कहाँ कहाँ से ये किए गए इनका चयन, एक है बंगाल, ठीक, मद्रास, बंबई, और मैंने आपको बताया था एक चौथी प्रेसिडेंसी का निर्माण किया जा रहा था 1833 के एक्ट से, जो कि 1834 में बनी। ये चारों प्रेसिडेंसियों से किया गया, ठीक, प्रांतीय सरकारों द्वारा। ओके, ये चीज कंफर्म हो गई। अब देखिए एक चीज और है जिसकी बात मैंने की थी कि कोई भी सिविल सर्वेंट की जब भर्ती होगी, कोई भी सिविल सर्वेंट की जब भर्ती होगी तो वहां पे 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि उनको किसी रंग के आधार से, किसी जन्म स्थान के आधार से, या फिर किस रेस के हैं इस आधार से उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, या वो भारतीय हैं या वो यूके के हैं या कहीं और के हैं। लेकिन वो वहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसका विरोध कर देते हैं, वो व्यवस्था यहाँ पे चालू नहीं हो पाती है। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था दी गई है कि सिविल, आप देखिए लिखा हुआ है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनी। आपसे हर बार बहुत से पेपर्स में पूछ लिया गया ये पॉइंट कि मैकाले समिति किससे संबंधित थी, ठीक, तो सिविल सेवा से संबंधित थी। ठीक है, सिविल सर्विसेज से संबंधित थी। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट है कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इसका देखिए मतलब क्या है, क्योंकि जितने भी चार्टर आए उसमें समय सीमा दी गई होती थी कि आपको चार्टर 20 साल के लिए दिया जा रहा है। इस चार्टर में ये व्यवस्था नहीं की गई। इस चार्टर में ये चीजें केवल थी कि आपको अनिश्चितकालीन हम आगे एक्टिविटी जारी रखने के लिए आपको अलाउ करते हैं। अब वो एक्टिविटी कितने दिन चालू रहेगी ये तो पता नहीं है। हो सकता है कि 1 साल बाद खत्म हो जाए, हो सकता है कि 5 साल बाद खत्म हो सकता है कि 50 साल बाद खत्म हो। लेकिन तब तक ये साफ हो गया था कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके बाद में क्योंकि एक घटना भारत में पहली जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, वो वाली घट गई, इसलिए ये वाला पॉइंट और भी ज्यादा वैलिड हो गया। ठीक, नहीं तो हो सकता है कि ये चलता रहता 1870 तक, 80 तक, पता नहीं क्या चलता, या हो सकता 55 में खत्म हो जाता। ओके, तो ये सब चीजें थी। ये आपका खत्म हो गया 1853 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड मैकाले की समिति आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे केंद्रीय विधान परिषद की नींव पड़ी। यहाँ से आप याद रखेंगे केंद्रीय विधान परिषद में 4 लोग जो थे वो रीजनल स्टेट से आते थे, जिसमें था बंगाल, और इसके बाद में मद्रास, बंबई और आगरा प्रेसिडेंसी। ये 4 चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर अब इसके बाद में मैं आगे आता हूं। एक्ट है 1858 का एक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग आ रहे हैं 1858 के एक्ट पे। 1800 भारत सरकार अधिनियम, देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ भारत सरकार कहाँ से टर्म आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्म कहाँ से आया, तो 1833 के एक्ट से आया। ठीक, ये चीजें मैंने आपको पहले समझा दी गई हैं। ओके, तो अब देखिए इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये वो दौर है जब 1 साल होने को आया है और 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे आप बोलते हैं वो स्टार्ट हुआ है, और उसके कुछ अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अंग्रेज बुरी तरीके से डरे हुए हैं कि कभी भी क्रांति हो जाएगी तो ये सही में उखाड़ के फेंक देंगे। अभी क्योंकि ये इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में 1857 में इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रांति नहीं हुई थी। अगर वो क्रांति ऑर्गेनाइज्ड तरीके से की गई होती तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स उसी टाइम पे उखड़ जाते, बट उसकी कुछ अपनी समस्याएं थी, कुछ रीजनल समस्याएं थी और भी अन्य समस्याएं थी। ठीक है,
तो अब मजबूरी आ गई है, 1 साल जैसे बीता, मजबूरी आ गई है कि कोई नई चीज लेके आओ। अब नई चीज क्या लेके आओ? तो देखिए बहुत हास्यास्पद बात है एक, कि इस एक्ट को कहा जाता है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। शासन को अच्छा कैसे बनाएगा ये? शासन को अच्छा कैसे बनाएगा? आप इस पे विचार करें। शासन को अच्छा कैसे बनाएगा? शासन को इनका तर्क ये था, ब्रिटिशर्स का तर्क ये था, वहाँ की यूके की गवर्नमेंट का तर्क ये था कि अभी तक जो शासन हो रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ठीक है, अभी तक वो शासन क्राउन के द्वारा नहीं हो रहा था, या प्रॉपर ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन इनको शर्म से डूब मरना चाहिए जब 1773 में आप रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं, वहां पे आप रेगुलेट करना कंपनी को स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज उसको भी चलो मैं कह रहा हूँ भूल जाओ आप, कोई बात नहीं है। फिर आ जाइए 1784 के एक्ट में, जिसको आप पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। वहां पे आप एक नई बॉडी लेके आते हैं जिसको आप बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, जो इंग्लैंड में बैठी हुई है। वो ये राजनैतिक चीजें मॉनिटर कर रहा था, यानी पॉलिटिकल इश्यूज पूरी तरीके से यही मॉनिटर कर रहा था। ये वाला जो बोर्ड है, ओके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जिसको नियंत्रक बोर्ड आप बोलते हैं हिंदी में। ठीक, अब फिर भी आपको शर्म नहीं आती है कि आप यहाँ पे आके 1858 में बोलते हैं कि हमारा जी कोई हस्तक्षेप ही नहीं है, वो तो कंपनी ऐसी बदमाशियां करती रहती है। इतने चालाक लोग हैं। चलो मैं कह रहा हूँ इसको भी भूल जाइए आप, ठीक, इसको भी प्रॉपर भूल जाइए। 1833 के एक्ट में आप आ जाइए, चार्टर में आप आ जाइए। 1833 के चार्टर में जब आप कहते हैं कि जितना भी ये एरिया है, अच्छा चलिए 84 के एक्ट में ही आप पूछ लीजिए, जो भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने पजेशंस किया था इंडिया में, उस एरिया को उन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा, यानी ब्रिटिश पजेशन एरिया कहा। तब आपको शर्म नहीं आ रही थी? तब वो कंपनी का एरिया आप बोलते, क्योंकि तब तो आपको ये बोलना जरूरी था कि नहीं नहीं, ये तो ब्रिटिश पजेशन एरिया है। ओके, राइट। तो ये बहुत मतलब दोगले पने वाली बातें थी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। अब देखिए नाम का शासन समाप्त हुआ है, कोई नया आदमी यहाँ पे नहीं आया है, सब पुराने लोग हैं, केवल पद के नाम बदले गए हैं। क्योंकि अब जो कंपनी को यहाँ रिप्रेजेंट करता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। लेकिन जब उसी व्यक्ति को, जो लॉर्ड कैनिंग है, वो वही बना रहा, जो गवर्नर जनरल, जो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, उसी को एक्ट के बाद में उठा के वायसराय बना दिया गया। वायसराय का मतलब है कि वो वहां के क्राउन का सीधा प्रतिनिधि है भारत के अंदर। अब वो कंपनी का प्रतिनिधि नहीं बचा है। इंसान वही है जो 1857 में इंडियंस के अगेंस्ट बुरी तरीके से यहाँ बर्बरता कर रहा है। ओके, हर चीज, पूरा स्ट्रक्चर वही है, केवल नाम बदल दिया गया है। तो इसमें बोला गया ताज की सत्ता, यानी गवर्नमेंट अब है गवर्नमेंट ऑफ क्राउन। ठीक, अब ये विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया। अब इनके नाम पे सीधा शासन चलाया जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज है गवर्नर जनरल का पद नाम समाप्त करके वायसराय पद का सृजन कर दिया गया। ये मैंने आपको चीज बता दी। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ओके, उस समय तक। फिर इसके बाद में ये आजाद भारत के नहीं, मतलब जो आजाद नहीं था तब तक की बात है। आजाद भारत के फिर पहले गवर्नर जनरल कुछ और बन जाएंगे, जाके याद करना कौन बनेगा। ठीक, माउंटबेटन। तो और ये पहला वायसराय बनाया गया। वायसराय, मैंने बताया वायसराय क्या था, इंसान वही रहा, केवल पदनाम बदल दिया गया। और ये कहा गया कि ये अब ब्रिटिश राजशाही के अंदर, यानी ब्रिटिश मोनार्क का, ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि है भारत में, जो यहाँ की सत्ता चलाएगा। ठीक, अब इसमें कहा जाता है कि देखिए डायरकी खत्म की गई, अब डायरकी खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि द्वैध शासन समाप्त हुआ। तो 1784 के एक्ट में हम लोगों ने पढ़ी थी ये बात कि द्वैध शासन आया। द्वैध शासन का मतलब क्या था? एक देखिए कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो 24 लोगों की टीम है, इसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी है, जो पूरी कंपनी को संभाल रही है। दूसरी तरफ से क्राउन है, या वहां की ब्रिटिश संसद है, वो अपनी एक नई बॉडी लेके आती है जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। ठीक, तो एक तरफ कंपनी घुसी हुई है यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में, दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल में ब्रिटिश राजशाही या ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट जो है वहां की संसद है, वो घुसी हुई है। तो इस दो व्यवस्थाओं को बोला गया डायरकी।
ओके, द्वैत शासन, द्वैत शासन डायरकी आप 1919 में भी आके पढ़ेंगे। वहां पे स्टेट जो लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, ठीक है, उसमें गवर्नर, जो स्टेट का जो गवर्नर होता है, देखिए यहाँ पे स्टेट जो है वहां के गवर्नर को गवर्नर ही बोला गया, लेकिन जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वायसराय बोला गया। कंफ्यूज मत होना, कहीं पे गवर्नर अगर आपको लिखा मिल जाए 1858 के एक्ट के बाद में, तो वो गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, वो गवर्नर स्टेट का गवर्नर है। ओके, कंफ्यूज मत होना। ठीक, अब ये इसके लिए दो विषय बना दिए गए, कुछ रिजर्व्ड विषय थे, ठीक है, कुछ अनरिजर्व हस्तांतरित, और जिसको आप अहस्तांतरित बोलते हैं। ये किसी विषय पे क्या करता था, सीधे एग्जीक्यूटिव पावर अपनी सीधे यूज कर लेता था, कहीं कहीं पे वो यूज करता था जो इसके जो मेंबर होते थे वो यूज करते थे विधायी शक्तियों, मतलब वो वहां की लेजिस्लेटिव के इशारे पे काम करते थे। ओके, ठीक। तो अब देखिए, भारत का राज्य सचिव पद का सृजन हुआ, एक भारत का राज्य सचिव पद बनाया गया। ये जो भारत का राज्य सचिव था, ये दरअसल था क्या, तो ये ब्रिटिश जो कैबिनेट थी, जो इंग्लैंड में बैठी हुई है, जो यूके में बैठी हुई है, वो ब्रिटिश कैबिनेट जो थी उसका एक सदस्य हुआ करता था, जिसको बना दिया भारत का राज्य सचिव। अब इसको पूरी पावर दे दी है यहाँ पे, जो संपूर्ण प्रशासन अधिकार रखेगा। ठीक, अब इसकी सहायता के लिए देखिए ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, ये भी लिखा गया, और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक, संसद के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको अपनी चीजें बताएगा। ठीक, किसी को नहीं बताएगा। ओके, अब इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय एक टीम बनाई गई। ठीक, जो उसका जो हेड था वो भारत का राज्य सचिव होता था। ठीक, सचिव, बस इतनी चीजें इसमें हैं, दो तीन चीजें याद कर लें। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसको बोला जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वैत शासन इसमें खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद खत्म करके वायसराय बना दिया गया। सीधी सत्ता चली गई विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के हाथ में, मतलब क्राउन के हाथ में। ठीक, ये सब चीजें हैं। मतलब इससे कोई सुधार हुआ तो कोई सुधार नहीं हुआ, केवल जो प्रशासन की मशीनरी थी, जो मशीन थी, जो काम करती थी, जो प्रशासन का तरीका था, उसमें केवल थोड़ा सा बदलाव हुआ। बाकी हम लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ा, भाई इसका नाम बदल के आप उसका नाम कर दीजिए, आप कह रहे वो शासन कर रहे हैं, आप कह रहे मैं शासन कर रही हूं, तो कोई इससे फर्क नहीं था। सब उन्हीं की देखरेख में पहले भी हो रहा था और उन्हीं की देखरेख में बाद में भी हो रहा था। ओके, तो चलिए आज से ये लेक्चर मेरा खत्म होता है। अगला एक्ट आएगा 1861 का, जो परिषद अधिनियम है वो लेके मैं आऊंगा। उसमें बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। उसमें जो अभी तक 1833 में जो आपने सेंट्रलाइजेशन देखा, वो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइज की जाएंगी चीजें, वो डिसेंट्रलाइज होते 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 चीजें 1935 के एक्ट तक डिसेंट्रलाइज की जाएंगी। उसकी आपको चरम स्थिति मिलती है 1835 के एक्ट में। 1835 के एक्ट में कैसी चरम स्थिति है, जहां पे स्टेट को फ्री छूट दे दी गई है 1835 के एक्ट में, कि आप ऑटोनोमस तरीके से काम करेंगे स्टेट के अंदर। ओके, अभी धीरे धीरे से ये 1861 से चालू होगी, जो 1835 के एक्ट तक जाएगी। सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1773 के एक्ट से 1833 के एक्ट तक। फिर इसके बाद में डिसेंट्रलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ, जिसको आप क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आप कि एकीकृत बोलेंगे, या फिर एक टर्म था पता नहीं, मैं भूल गया हूं। तो ठीक है, तो ये हुआ कि तब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और डिसेंट्रलाइजेशन जब स्टार्ट होगा तो वो आप देखेंगे जो 1937 के जो चुनाव हुए उसमें जो सरकारें बनी वो डिसेंट्रलाइज थी। ओके, ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप आराम से खूब सारे क्वेश्चंस लगाएं, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपसे स्लिप नहीं होने वाला है, मेरी ऐसी उम्मीद है, मेरी ऐसी कामना है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।